उत्तर कोरिया से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर है। उत्तर कोरिया सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग में कामयाब हुआ है। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया से जारी किया गया है वीडियो। किम ने लॉन्च की है हॉसोंग 18 सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम और इसके साथ ही वो सपना पूरा हुआ है किम का जो वो लंबे वक्त से देख रहा था। सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग का ये वीडियो जारी करके कहीं ना कहीं अमेरिका को एक चेतावनी भी दी गई है। अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया गया है। उसको दिखाया गया है कि हम किस तरह से विध्वंस करने में, विनाश करने में दिन प्रतिदिन सक्षम होते जा रहे हैं। तो किम जोंग की यह कामयाबी बहुत बड़ी है और अमेरिका समेत कई देशों के लिए खतरे की घंटी है। आइए उत्तर कोरियाई सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम टेस्ट से जुड़े कुछ बाकी फैक्ट्स पर भी नजर डालते हैं। क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं किम का सपना हुआ पूरा, टारगेट पर अमेरिका। जी हां, सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग किम जोंग के सबसे अहम टारगेट में शामिल था। हॉसोंग 18 सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग के साथ ही किम का सपना पूरा हो गया। साउथ कोरिया और जापान ने उत्तर कोरिया के आईसीबीएम टेस्ट की पुष्टि की है और इस लॉन्चिंग के साथ, सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग के साथ ही किम वहां पर मौजूद थे जब यह लॉन्चिंग हो रही थी। लॉन्चिंग के मौके पर किम जोंग के साथ उसकी छोटी बेटी भी मौजूद थी। इस टेस्ट से खतरनाक हथियारों को हासिल करने का किम का प्लान काफी आगे बढ़ गया है। तो ये वो ड्रीम था जो किम का पूरा हुआ है और कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ी है। बिल्कुल, और इसीलिए ये कहा जा रहा है रवि कि रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ एक और वॉर फ्रंट खुल सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि आप देखिए 2 दिन पहले एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वो बड़ा डेवलपमेंट ये है कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की हॉटलाइन के जरिए जो रोजाना बातचीत होती थी वो सिलसिला बंद कर दिया है किम जोंग उन ने। और उसके बाद कुछ तस्वीरें भी किम जोंग उन की सामने आई जिसमें वो नक्शे पर कुछ दिखाता हुआ नजर आया। कहा यह जा रहा है कि हमले की तैयारी में है किम जोंग उन। इस बीच आइए अब समझ लेते हैं कि आखिर ये सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम इतना खास क्यों है, जिसके बारे में रवि आपको बता रहे थे। सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की 4 खासियतें हम आपको अब बताने जा रहे हैं। पहला, इस्तेमाल करने में यह सुरक्षित है। दूसरा, ज्यादा नुकसान पहुंचाने में यह सक्षम है। तीसरा, आसानी से कहीं भी तैनाती मुमकिन है। और चौथा, पहले से ही पूरी तरह से लोडेड है। और ये तैयारियां आखिर क्या बता रही हैं, किस तरह की प्लानिंग इस वक्त नॉर्थ कोरिया के अंदर चल रही है, ये जानना समझना यही वजह है कि बहुत जरूरी हो जाता है। आइए आपको 2 तस्वीरें अब दिखाते हैं। ये सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग के मौके की तस्वीरें हैं। किम जोंग अपनी छोटी बेटी के साथ मौके पर मौजूद नजर आया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। बेटी के साथ किम जोंग उन नजर आया है लॉन्चिंग के मौके पर। जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया लगातार खुद को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ यहां पर नजर आ रहा है और किम जोंग उन की बेटी जो है वो आजकल तमाम अहम जगहों पर किम के साथ नजर आ रही है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग की गई है, यानी नॉर्थ कोरिया खुद को और ताकतवर बना रहा है। आने वाले वक्त में बड़े युद्ध के संकेत देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यही 2 तस्वीरें सबसे खास तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं नॉर्थ कोरिया की तैयारी के बारे में। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर राजीव सरदाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रॉबिंदर सचदेव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, ये तैयारियां, आईसीबीएम की लॉन्चिंग, किम जोंग उनका वहां पर मौजूद होना, इसके अलावा हॉटलाइन पर साउथ कोरिया के साथ रोजाना बातचीत खत्म कर देना, क्या संकेत है? समीर, ये तो चिंता का विषय तो है, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्थ कोरिया चाइना का प्रॉक्सी रहा है कई सालों तक। बिल्कुल। और उसने न्यूक्लियर वेपन्स
न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी है। उसकी पहली लड़ाई तो अपने दक्षिण के नेबर साउथ कोरिया के साथ में है और साथ के जापान के साथ, और ये दोनों देश अमेरिका के सिक्योरिटी खेमे में भी हैं। तो कोई भी प्रगति अगर होती है टेक्नोलॉजी के विषय में, अपग्रेडेशन के विषय में, मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसके रॉकेट जो ICBM में, तो ये खतरा है वेस्टर्न एलाइज को, अमेरिका और उसके साथ वाले देशों के लिए। बड़ी बात आपने। इसी कारण आपने देखा होगा पहले जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने काफी एंगेज किया था नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर को, और उससे कई बार बात चली, कई दौरों पे बात चली, मगर वो शायद कामयाब नहीं हो पाए। इसी खटास, चीन इसके पीछे लगा हुआ था जोरों से, और अभी भी वही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी खटास का असर ही है कि इस तरह के जो उग्र एक्शन है या अग्रेसिव एक्शन है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक, यूक्रेन के आसमान में दिखा आतिशबाजी जैसा नजारा। रूस की ओर से थर्माइट बम से हमले की आशंका है। रशियन आर्मी ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर बमबारी की है। और ये जो आतिशबाजी हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल जो अटैक किया गया, थर्माइट बम से अटैक किया गया है। उसके बाद पूरा आसमान इसी तरह से आतिशबाजी से पूरा आसमान पट गया। ये सबसे नया वीडियो है। आग, ऐसा लग रहा है आसमान से आग बरस रही है। और थर्माइट बम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है। ये सबसे नया वीडियो सामने आया और चौंकाता भी है और हैरान करता है कि थर्माइट बम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्यों और कैसे किया जा रहा है और इसका क्या आगे महत्व है। और आइए देखते हैं आखिर ये थर्माइट बम होता क्या है और इससे किस हद तक, जी हाँ, किस हद तक नुकसान की आशंका रहती है। आपको बताते हैं थर्माइट बम, क्या ये मौत की आग है जो कि आसमान से बरस रही थी? थर्माइट मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड के मिक्सचर से बनता है। इसके अलावा थर्माइट से निकली एक चिंगारी भी बड़ी आग में तब्दील हो जाती है। एक और इससे जुड़ी बड़ी बात यह है कि इसके केमिकल का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और आगे आपको बताएं कि इतना गर्म होता है ये कि स्टील और कंक्रीट पिघला सकता है थर्माइट बम। शरीर पर गिर जाए तो भेदता हुआ हड्डियों तक पहुंच सकता है थर्माइट बम, और इससे तुरंत मौत के बजाय इंसान गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने थर्माइट बम का इस्तेमाल किया था और उसके बाद ये नजारा सामने आया है। रविंदर जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो थर्माइट बम का इस्तेमाल किया गया है, इससे क्या आशंका लग रही है कि आगे क्या आने वाले समय में और इसकी भीषणता देखने को मिलेगी? क्योंकि हमने अगर जब डिटेल्स बताई दर्शकों को तो साफ तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय इसका इस्तेमाल किया गया था, जर्मनी की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी वापसी हो रही है। कितना खतरनाक मानते हैं आप ये? थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस खबर को देके मुझे याद आ रहा है कि समझ आ रहा है कि इस वॉर में पिछले 12-14 महीना से बीच बीच में कुछ ऐसे बॉम्ब्स या वेपन्स इस्तेमाल होते हैं जो बड़े अननोन से होते हैं और पुराने होते हैं। आपको याद होगा करीब 6 महीने पहले बात आ रही थी बटरफ्लाई बॉम्ब्स रशिया ने यूज करे, जो कि एक बम था, उसे छोटी छोटी कील विद डार्ट निकलती थी, मारती थी। अब इनमें से देयर इज अ फाइन लाइन इन सम ऑफ दीज केसेस आल्सो कि जो कहने को वॉर में अलाउड या नॉट अलाउड तो क्या होता है, बट कुछ कन्वेंशंस हैं कि जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इस तरह के बॉम्ब्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। नाउ आई डोंट नो ये थर्माइट बॉम्ब इस समय क्या उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता, बट कई बार ऐसी खबरें आ रही है कि जो इस तरह के वेपन्स यूज हो रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं सैंक्शंस की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? क्या इस पे कोई पाबंदी लगाई? हाँ, कुड बी, यस, एग्जैक्टली, यस, वो है। बट सेकेंडली ये फिर ये भी दर्शाता है, कहा जाता है कि इस तरह के जब यूज हो रहे हैं कि रशिया की शायद एमुनेशन खत्म हो रही है, इसलिए वो अपने पुराने और इस तरह के वेपन्स यूज कर रहा है। आई डोंट नो कि उसका क्या ट्रुथ है, बट ये भी एक स्पेकुलेशन लगाई जाती है कि जब रशिया। और रविंदर सचदेवा सर, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ऐसा पहली बार नहीं कि थर्माइट बम का इस्तेमाल हमने देखा। यूक्रेन के इस वॉर जोन में इससे पहले भी हुआ है और ऐसा लग रहा है कि रूस बीच बीच में वेस्टर्न फोर्सेस को बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ताकत क्या है। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपके सामने, पेंटागन डॉक्यूमेंट लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यूएस एयरफोर्स नेशनल गार्ड के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका अटॉर्नी जनरल ने इस बारे में जानकारी दी है। यूक्रेन वॉर से जुड़े दस्तावेज को लीक करने का जो आरोप है वो इस शख्स पर लगा हुआ है। तो आप देखिए, यूएस एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है ये शख्स, जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जिसे
गिरफ्तार किया गया है पेंटागन पेपर लीक मामले में। ये जो बड़ी गिरफ्तारी है वो की गई है और यूएस एयरफोर्स से जुड़ा हुआ ये शख्स। अब ये पूरा मामला क्या है आइए आपको बता देते हैं। पेंटागन लीक मामले में जो गिरफ्तारी हुई है इसकी और डिटेल क्या है यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने, साथ साथ यहां पर हम उस शख्स की, ये वही यूएस एयरफोर्स से जुड़ा हुआ ये शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब यहां देखिए पेंटागन पेपर लीक मामले में अमेरिका में ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है जो की गई है। और क्या बड़ी जानकारी इसके बारे में, जैक टेक्सेरा इसका नाम है और इसे यूएस एयरफोर्स नेशनल गार्ड का यह सदस्य है। इसके बारे में यह जानकारी सामने आ रही है। जैक पर क्लासिफाइड नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन को लीक करने का आरोप लगा है। बेहद ही गोपनीय और बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है जिसे। जैक को कस्टडी में लेकर एफबीआई अब लगातार पूछताछ कर रही है कि इसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था। यूक्रेन वॉर से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज ऑनलाइन शेयर भी इसकी तरफ से किए गए थे। पेंटागन के सीक्रेट दस्तावेज में यूक्रेन वॉर की पूरी प्लानिंग थी, जो ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम रुख करते हैं। सरदाना सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो गिरफ्तारी है ये कितनी ज्यादा अहम मानी जाएगी और क्या इससे साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे मोटिव क्या था और किस मकसद से ये सब कुछ किया गया था? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी नाकामी है और एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है यूएसए के लिए कि उन्हीं के आदमी ने पूरे विश्व के सामने अमेरिका का जो वॉर एफर्ट है यूक्रेन में उसका पर्दाफाश किया है। एक मेरे हिसाब से एक रीज़न ये भी हो सकता है जो इस शख्स ने ये जो हरकत की है कि जो अमेरिका में भी रंजिश और जो लोगों में आक्रोश है कि अमेरिका इस वॉर को बढ़ा रहा है और यूक्रेन को तबाह कर रहा है। सर, जो जानकारियां सामने आई हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। दरअसल 21 साल का ये लड़का है जैक, एक ऑनलाइन चैट ग्रुप का ये मेंबर था और उसी चैट ग्रुप में ये डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देता है। क्या ये गलती से हुआ? ये तो इसके तो आसार बहुत ही कम है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना आसान है पेंटागन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इस तरह से ऑनलाइन ग्रुप में शेयर कर दिए जाएं, पूरे वॉशिंगटन को दुनिया भर में शर्मिंदा कर दिया जाए? इतना आसान है ये? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना है। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक होना या सनसनीखेज पैदा करना, ये सब आम तौर पे मोटिवेटेड होता है। आप पकड़ते तो एक प्यादे को है, लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि असेसमेंट की बात करता है, यूक्रेनियन कैपेबिलिटीज की, रशियन कैपेबिलिटीज की। यस। तो नॉलेजेबल सर्कल्स का ये कहना है, हमें पता नहीं ये ज़ेलेंस्की से मोटिवेट किया गया है, ये रशिया से मोटिवेट किया गया है या कोई और कारण है। तो कई सारे अटकल पक्षी लगाए जा रहे हैं, बट ये कहना ज़रूरी है कि इसमें 4 बड़े पॉइंट्स उभर के सामने आए हैं दुनिया में। पहला, हम ये कह सकते हैं शायद यूक्रेन के पास में एयर डिफेंस इक्विपमेंट की भारी कमी हो रही है और ये रेंज में थोड़ी बहुत पहले भी हो सकती है। दूसरी ये कह रहे हैं शायद पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का जो सपोर्ट है यूक्रेन के साथ वो उतना सक्षम नहीं है अगर हम रशिया के अगेंस्ट गिनेंगे। जंग से जोड़कर देखा जा सकता है रूस यूक्रेन बाकी के 2 पॉइंट्स भी हम लेंगे, लेकिन इस बीच एक देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। यूक्रेन वॉर को लेकर सनसनीखेज खुलासा सामने आया। रूस के पास टॉप जनरल ने रची पुतिन के खिलाफ साजिश और पुतिन के कैंसर के इलाज के दौरान युद्ध छेड़ने का प्लान बनाया। पुतिन के 24 फरवरी के प्लान को डीरेल करने की कोशिश की। लीक हुई अमेरिकी रिपोर्ट से यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो यह सब तब हो रहा था जब पूरी प्लानिंग बनाई जा रही थी और तब जब पुतिन के कैंसर का इलाज चल रहा था तब यह योजना बनाई जा रही थी। अमेरिकन ये सोर्सेज से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। तो क्या इससे यह सवाल नहीं उठता कि अंदर खाने पुतिन को हटाने या पुतिन का तख्ता पलट करने वाले लोग हैं, वो सामने आए या ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक आइडिया वहां पर सरवाइव कर रहा है अगर इस रिपोर्ट की माने तो रशियन जनरल ने रची पुतिन से साजिश, ये इस रिपोर्ट का कहना है। जल्दी से कुछ फैक्ट्स पर भी हम नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या इस अमेरिकी रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। तो पुतिन के कुछ जनरल्स ने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश रची, ये नंबर 1 फैक्ट है जो इस लीक इंफॉर्मेशन में सामने आ रहा है। पुतिन के ही कुछ जनरल्स जो हैं वो षड्यंत्र रच रहे थे, साजिश रच रहे थे। और रशियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी निकोले
पेट्रुशेव जी, इनकी बात हो रही है, दो टॉप जनरल्स की बात हो रही है, और रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वॉलेरी का नाम सामने आ रहा है। और ये जो रिपोर्ट है वो आगे क्या कहती है, इनकी कोशिश थी कि यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन 5 मार्च को शुरू हो जाए, वो पहले ही चाह रहे थे, और 5 मार्च से ही पुतिन की कीमोथेरेपी भी शुरू होनी थी। तो ये जो तारीख है वो अपने आप में कुछ कह रही है। जानबूझकर ऐसा वक्त चुनना चाहते थे कि पुतिन का कोई दखलंदाजी पुतिन की ना हो, पुतिन का कोई इंटरवेंशन ना हो, उनके हाथ में चीजें रहें। 22 फरवरी तक इन्होंने इसकी कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। 24 फरवरी को पुतिन के प्लान के मुताबिक यूक्रेन पर हमला हुआ, यानी कि जो 5 तारीख का वो सोच रहे थे उसके पहले ही पुतिन ने जो योजना बनाई थी उस पर काम शुरू होने लगा। रविंदर सर, कितनी रिलायबिलिटी है इस रिपोर्ट की, कितनी संभावना है, और अगर फर्ज करिए अगर इसमें कुछ सच्चाई है भी तो इसका मतलब कि रूस के अंदर पुतिन के अपने इंटरनल सर्किल में कोई आइडिया तो पल ही रहा है पुतिन को रिमूव करने का। इसमें देखिए दोनों चीजें हैं। एक तो टोटल फॉग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कहिए, प्रोपेगेंडा कहिए, टैक्टिक्स रशिया की लीडरशिप के अंदर आपस में डाउट क्रिएट करना कि मैं इस पे विश्वास करूं ना करूं, एक वो तो एलिमेंट है ही। परंतु हो सकता है कुछ हद तक जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जिस तरह से अमेरिकन इंटेलिजेंस बाय द वे और ब्रिटिश इंटेलिजेंस बाय द वे वॉर के बारे में जो इंफॉर्मेशन ला रही है, शायद वो कुछ हद तक ठीक ला रही है, राइट, बट उसमें वो अपनी फेक इंफॉर्मेशन भी मिक्स कर दे रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट सेकेंडली यस, तब का तो मैं इतना नहीं कहता कि रियलिटी क्या लगती है आपको? इसमें रियलिटी मुझे कम लगती है ऑनेस्टली उस समय की, बट रियलिटी मेरे विचार से अब बढ़ रही है कि पुतिन के खिलाफ अब एक पॉइंट आ सकता है जल्दी कि कुछ जनरल्स ये सोचे पुतिन ये वॉर ठीक नहीं कर रहा, पुतिन वीक लीडर है जो ज्यादा नेशनलिस्ट है, पूरा दम लगा दो यूक्रेन पे, या फिर कोई हो कुछ कि भाई दुखी हो गए हैं, वॉर तो पुतिन ने गलत कर दी है, पागल हो गया, इसको मारो और सफेद झंडा हटाओ, पीस। मतलब ये ताकत का भी प्रोपेगेंडा हो सकता है कि कौन कितना पावरफुल है, ये भी दिखाने और जताने की कोशिश, लेकिन असलियत कुछ और ही है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, तुर्की से आर्म व्हीकल की यूक्रेन को डिलीवरी, रोमानिया से यूक्रेन जाते दिखे आर्म व्हीकल, यूक्रेन को बढ़ाई जा रही है पश्चिम से सैन्य मदद। तो एक बार फिर से ये जो मदद की खेप है वो जाती हुई दिखी यूक्रेन में, रोमानिया से यूक्रेन के रास्ते में जाती हुई दिखी ये मदद। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यूक्रेन में एक्शन में ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर नजर आए, वॉर जोन में नजर आए ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये सबसे नया वीडियो है वॉर जोन से जो सामने आ रहा है वो आपके सामने है। यूक्रेनी सेना ने दरअसल खुद ये वीडियो जारी किया है। और देखिए वॉर फ्रंट से एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी आर्मी ठिकाने पर वैगनर का जबरदस्त हमला बाखमुट में अभी भी जारी है। भीषण जंग, वैगनर ने बिल्डिंग पर जोरदार तरीके से हमला किया है, इमारत में मौजूद कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर। ये देखिए युद्ध का सबसे ताजा वीडियो, और बाखमुट का ये वीडियो हैरान इस बात की है कि किस तरह से रेजिस्टेंस दिया गया है यूक्रेन की फोर्सेस की तरफ से। ये वही बाखमुट है जिसे लेकर अभी कुछ वक्त पहले ही और एक लंबा वक्त बीत गया है जब वैगनर फोर्सेस ने दावा किया था कि हमने देखिए यूक्रेन की फोर्सेस को सिर्फ जाने का एक एस्केप रूट छोड़ा हुआ है, बाकी बाखमुट पर हमारा कब्जा हो गया है। लेकिन अब ये तस्वीरें बतला रही है कि क्या वाकई में उन दावों में दम था या फिर यहां पर कुछ बड़ा हो रहा है। क्या यहां पर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग काउंटर दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, तो बाखमुट में जो जंग है, जो उसकी दिशा है वो उल्टी जाती नजर आ रही है। अब आप देखिए करीब 9 महीने हो गए लेकिन बाखमुट की जंग अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है तमाम दावों के बावजूद। आइए अब ये देखते हैं कि कैसे बाखमुट को लेकर बिल्कुल अलग अलग दावे किए जा रहे, जिसका भी जिक्र भी किया गया बिग वॉल के जरिए आपके सामने। रूसी आर्मी की तरफ से क्या दावा किया गया, शहर पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है, टोटल कंट्रोल। यूक्रेनी आर्मी बोल रही कि ऑपरेशन जारी है, अभी
कब्जा नहीं हुआ है जैसा दावा रशियन फोर्सेस कर रही है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तमाम, यानी कि यहां गौर करने वाली बात यूक्रेन के क्लेम से ज्यादा रूस और वैगनर के क्लेम पर है, वहां पर विरोधाभास है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री क्या बोल रही है, रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों को बाखमुट में घुसने नहीं दे रही है, यह दावा है। बाखमुट में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को निकलने भी नहीं दिया जा रहा है, यह दावा है। और दावा क्या है, आगे बढ़ते रूसी सैनिकों को एयरबॉर्न ट्रूप्स का सपोर्ट लगातार मिल रहा है। कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजिकली रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही है। वैगनर फोर्स जोर शोर के साथ कॉम्बैट ऑपरेशन में जुड़ी हुई है। तो यह दावा बाखमुट की जंग को लेकर है। यूक्रेन की अब डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे काउंटर कर रही है, हमारे सैनिक और मेडिकल टीम बाखमुट में आ जा रहे हैं, यानी कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि यूक्रेनी सैनिकों को रोक दिया गया। बाखमुट में फ्रंटलाइन पर हमारा जो ऑपरेशन है वो बहुत तेजी के साथ जारी है, मुकाबला कर रहे हैं। अभी यह कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि बाखमुट को पूरी तरह से घेर लिया गया है। यह वैगनर चीफ प्रिगोजिन, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है। तो यही मैंने जो आपको बताया कि रूस की आर्मी के क्लेम में और जो प्रिगोजिन है यानी वैगनर की चीफ, उनके क्लेम में भी बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। समीर, बिल्कुल, और बाखमुत से ही हमारी अगली खबर भी जुड़ी हुई है। बाखमुत में रूस ने दरअसल तेज कर दिए हमले। रशियन T-90M टैंक से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। यूक्रेनी फौज के ठिकाने पर बरसाए गए हैं गोले। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं बाखमुत के वॉर जोन से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरह से यहां पर अभी भी भीषण जंग चल रही है, देखिए। तो देखिए बाखमुत के मैदान में अभी भी गोले बरस रहे हैं, बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ ब्रजेश जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से बाखमुत की लड़ाई को आप देखते हैं? बाखमुत से दो तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कभी रूस ये दावा करता है कि पूरा बाखमुत अब हमारे कब्जे में है, फिर ज़ेलेंस्की निर्देश दे देते हैं अपने सैनिकों को कि बाखमुत को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। अब मामला पलटता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। तीन चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा जी। पहला, ये बाखमुत की जो लड़ाई है बाखमुत में ही नहीं है, ये डॉनबास रीजन में कई 4-5 जगहों पे है और करीब 4 से 6 महीने, आपने यहाँ 9 महीने बताया है, लड़ाई चल रही है, कोई अंत नहीं है। तो ये बाखमुत इटसेल्फ इज नॉट अ टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। लोग कहते हैं इसके बाद में क्या होगा। सर ये ब्रजेश सर, ये समझ में नहीं आ रहा बहुत शॉर्ट में कि जो रूसी आर्मी है और जो वैगनर चीफ हैं उनके बयानों में विरोधाभास है। ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही ना हो और उसका नतीजा है कि रूस यहां पर फतह हासिल नहीं कर पा रहा तमाम क्लेम्स के बावजूद? हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, ये पुतिन साहब ने 9 मई को विक्ट्री परेड होता है पूरे रशिया में, 1990 से चलता आ रहा, इस दफा उन्होंने कैंसिल कर जी। कैंसिल का मतलब है स्केल डाउन किया। मॉस्को में तो होगा बिल्कुल, लेकिन बाकी जगहों में नहीं। लेकिन क्यों नहीं है? ये टैंक्स नहीं है, ये इम्पैक्ट एपीसीज नहीं है, ये इम्पैक्ट है। लड़ाई के मैदान में आज के डेट में यूक्रेन के पास में ज्यादा टैंक्स और एपीसी हैं बनस्पति रशिया के। बाखमुत को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा कर दिया है। 2 हफ्ते में रूस को बाखमुत में भारी नुकसान हुआ है, ये यूक्रेन कह रहा है। 2 हफ्ते में रूस के 4500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन ने रूसी फोर्स पर हमले का वीडियो भी जारी किया है और साथ ही बताया है कि बाखमुत में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खास करके सैनिकों को। रविंदर सर, ये जो बाखमुत की लड़ाई है, जैसा कि ब्रजेश सर कह रहे थे कि ये जो लड़ाई है ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये सिर्फ बाखमुत तक सीमित नहीं है, ये वो पूर्वी एरिया जो कि सीधे सीधे नॉर्थ को कनेक्ट कर रहा है और ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन को तो मजबूर होना पड़ रहा है बार बार बताने के लिए, देखिए रूस को कितना लॉस है। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो पॉइंट कह रही हैं इसी को लेकर के एक जो कुछ लोग एक्सप्लेन इस हिसाब से भी करते हैं कि ये रशिया की चाल है, बाखमुत पे अड़े रहो और यूक्रेनियन सैनिक आते रहे उनको मीट की तरह काटते जाओ। कुछ लोग उल्टा कहते हैं ये यूक्रेन की चाल है, वहां अड़े रहो ताकि रशियन जो फ्रेश सोल्जर्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, उनको मारते जाओ।
अब इसमें मिलिट्री स्ट्रैटेजी किसकी असल में है क्या कह नहीं सकते, बट ये से पॉइंट है कि बाखमुत जोन में मैं फोकस करना चाह रही हूँ। जोन में बाखमुत जोन क्यों इंपॉर्टेंट है? बाखमुत जोन ज्योग्राफिकली एक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक इससे हाईवे जा रहा है जो सेंट्रल और वेस्टर्न की यूक्रेन की तरफ जा रहा है, तो ये जो कनेक्टिविटी है इसकी रोड हाईवेज की कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और रूस के लिए तो इस वक्त वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी को अपने कब्जे में रखना, उसको स्टैब्लिश करना। और देखिए बाखमुत में रूस को जबरदस्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। पूरी रशियन यूनिट को पकड़ने का दावा किया गया। यूक्रेन ने रशियन यूनिट का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी कब्जे में दिखे कई रूसी सैनिक। सरदाना सर, वही बात जो हो रही थी कि एक कनेक्टिविटी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको हासिल करने की कोशिश रूस लंबे समय से कर रहा है। मेरा बहुत फंडामेंटल सवाल है कि दिक्कत कहां आ रही है रूस? भाई इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है रूस, नुकसान भी झेल रहा है और वो हो भी नहीं पा रहा जो चाहिए। देखिए, समय तो लगता है किसी भी ऑपरेशन में, और ये कोई छोटी सा कोई टापू नहीं है, ये छोटा सा आइलैंड नहीं है जिसको टेक ओवर कर रूस भी तो छोटा देश नहीं है, छोटी सेना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, रूस भी छोटा देश नहीं है, लेकिन यूक्रेन की जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी कम नहीं है, और बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए होता है किसी भी जगह को पूरा ऑक्यूपाई करने के लिए। तो ये एक तरीके से ऑक्यूपेशन है जिसमें समय लगेगा और एक और सर पूरी रूसी यूनिट को कब्जे में ले लिया है। देखिए, वो तो एक बैटल की बात है, हार और जीत बीच में होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में आ गए हैं तो। चलिए ठीक है, वो भी इसके बावजूद कि किस तरह से रूस की तरफ से लगातार बढ़त का दावा किया जा रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो बमबारी है या फिर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, बाखमुत में वैगनर फोर्स का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आए वैगनर्स, वीडियो जारी करके यूक्रेनी फोर्स पर बड़े हमले का दावा। तो आप देखिए पिछले 24 घंटे में बाखमुत में काफी कुछ हुआ है, दोनों ओर से जबरदस्त हमला जारी है। ऐसे में आइए अब यह देख लेते हैं कि बाखमुत से जुड़े पिछले कुछ घंटे के सबसे बड़े फैक्ट्स क्या निकल कर आ रहे हैं। बाखमुत का खौफनाक अंजाम हम देख रहे हैं, शहर का हाल खंडहर में तब्दील हो गया। बाखमुत से पिछले कुछ घंटों में दर्जनों वीडियो कैप्चर हुए। शहर में शायद ही कोई इमारत सही सलामत बची है। दोनों ओर के सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। 9 महीने से जारी जंग में अभी तक किसी की कोई जीत नहीं हो पाई है, कुछ भी निर्णायक नहीं हो पाया। अब यूक्रेन के 2 बड़े दावे क्या है ये जान लेते हैं। 2 हफ्ते में 2500 रूसी सैनिकों को मार दिया, एक पूरी रशियन सैन्य यूनिट को कब्जे में लिया, जिसका हमने आपको वीडियो दिखाया। अब रूस क्या दावे कर रहा है, 2 बड़े क्या दावे हैं वो आप देखिए। डोनबास के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, डोनबास को राख में मिलाकर फिर से खड़ा करेंगे। पोलैंड का चीन को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। यूक्रेन की हार की ताक में बैठा है चाइना। पोलैंड कह रहा है यूक्रेन के हारते ही ताइवान पर चीन का अटैक हो जाएगा। पोलैंड के पीएम मैथ्यूज मोराविकी का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। तो यूक्रेन के हारते ही, यानी कुल मिलाकर कहने की कोशिश पोलैंड की क्या है? पोलैंड ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यूक्रेन की हार का बस इंतजार हो रहा है, इसके बाद चीन घात लगाकर बैठा हुआ है ताइवान के ऊपर। जैसे ही यूक्रेन हारेगा चीन ताइवान पर कर देगा अटैक। पोलैंड की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। और आइए यूक्रेन को लेकर चीन पर पोलैंड की ओर से दी गई इस नई थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। आज यूक्रेन की हार, कल हो जाएगा ताइवान पर प्रहार, यह कह रहा है पोलैंड। जिस दिन यूक्रेन की हार होगी अगले दिन ताइवान पर चीन हमला कर देगा। ताक में बैठा हुआ है, घात लगाकर बैठा हुआ है। अगर ताइवान को स्वतंत्र रखना है तो यूक्रेन की मदद जरूरी है, यह कह रहा है पोलैंड। यानी चीन और ताइवान के मुद्दे का जिक्र करके कहीं ना कहीं यूक्रेन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी हो रही है। हमें ताइवान के समंदर में जारी चीनी अग्रेशन को समझना होगा। यह कहा गया है ताइवान के आसपास चीन की सैन्य तैयारी यूं ही नहीं है, इसके पीछे खास मकसद है। मैथ्यूज मोराविकी जो पोलैंड के पीएम हैं, उनका यह बयान सामने आया है। 3 बड़े सवाल जहन में आते हैं, वो क्या है देखिए। पोलैंड की थ्योरी से बाकी पश्चिमी सहयोगी कितना इत्तेफाक रखेंगे? क्या वेस्टर्न कंट्रीज इसे लेकर एकमत नजर आ रहे हैं? क्या पोलैंड की कोशिश रूस के खिलाफ जंग जारी रखने की है? सिचुएशन को
अभी जैसा बनाए रखना भी एक मंशा है क्या? क्या चीन इस वक्त अमेरिका से सीधे टकराव के लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल इस वक्त उठ खड़ा हुआ है पोलैंड के रुख के सामने आने के बाद। लेकिन जो बड़ी बात कही गई है वो ये कि चीन घात लगाकर बैठा है, उधर यूक्रेन हारेगा, इधर ताइवान पर हो जाएगा हमला।